ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। एक्चुअली द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलीजियस रिवाइवल इन 21st सेंचुरी। मतलब हिंदी में अगर कहें तो 21वीं सदी के विश्व में धार्मिक पुनरुत्थान। टॉपिक की प्रकृति क्या है? तो टॉपिक की प्रकृति है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। तो आपको पता चल गया होगा कि फिर एक बार हम आपको बर्डन ऑफ हिस्ट्री बताने आए हैं। हिस्ट्री में हमारे से जो चूक होती है, कुछ एक मिस्टेक्स होता है या कुछ एक डिसीजंस होते हैं, वे सब भविष्य में जाकर रिसरफेस करते हैं। ये धर्म और धार्मिक पुनरुत्थान का मुद्दा ऐसा है कि इसको सोशियोलॉजी वाले भी डील करेंगे, इसे पॉलिटिकल साइंस वाले भी डील कर सकते हैं, लेकिन उन सभी को भी हिस्ट्री का ही सपोर्ट लेना होगा। मतलब हिस्ट्री द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फर्क ये होता है कि बाकी जितने विषय होते हैं उनका एक खास अप्रोच होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस डील करेंगे तो फिर वो 1960, 1970 या 1980s के दशक को डील करेंगे तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से करेंगे। और अगर सोशियोलॉजी वाले डील करेंगे तो वह उसको केवल सोशियोलॉजिकल क्लास इक्वेशन, एलिट क्लास एंड कॉमनर्स के रिलेशंस के बीच में करेंगे। हिस्ट्री में आपको सारे पर्सपेक्टिव एक साथ मिलते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि बाकी विषयों का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री से ही क्लियर होता है। इसलिए बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को अपील करता हूं कि भले ही हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, आप अभी से नहीं बल्कि मानव जब से पत्थर तोड़ते थे, राइट फ्रॉम द स्टोन एज टिल टुडे, व्हाट वर द मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री, व्हाट वर द मेजर चेंजेज इन हिस्ट्री, दिस एस्पेक्ट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रस्तर युग से लेकर वर्तमान युग तक इतिहास में कौन ऐसी ऐसी विभाजक रेखाएं आई और कौन कौन से मेजर परिवर्तन हुए। और मैं ये नहीं कहता कि आप डिटेल्स में जाइए, आप समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, इस प्रिंसिपल में विश्वास कर सकते हैं। मतलब सभी का कुछ और कुछ का सभी, यही तरीका होता है जीवन में पढ़ने का। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होता है। तो आज हम धर्म वाले इस मुद्दे को लेकर आ रहे कि आखिर 21st सेंचुरी ये मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे 21st सेंचुरी में हम एक तरफ मार्स मिशन को कामयाब किया, दुनिया आज मार्स के भी कोलोनाइजेशन की बात कर रही है, स्पेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक फील्ड में हम लोगों ने इतने मेजर जंप्स लिए, सारे क्षेत्र में इतने चैलेंजेज आ रहे हैं, दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई। लेकिन इस एरा में धर्म का रिवाइवल क्यों हुआ? और अगर इसका हम कोई एक या दो कारण बताएं तो मुझे लगता है कि दैट इज जस्ट लाइक द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द थिंग्स। इसका मतलब है कि हम चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। इसकी कम से कम 6 to 7 एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस करना होगा, फिर आप समझ पाएंगे कि आखिर रिलीजन का अपसर्ज क्यों हुआ। 21st सेंचुरी में तो होना यह चाहिए था कि हम लोगों का सबसे बड़ा कल्ट होना चाहिए था ह्यूमनिज्म, सबसे बड़ी हमारी वैचारिक पूंजी होनी चाहिए था मानववाद। लेकिन हम मानववाद जैसी और मानवतावाद जैसी चीज को छोड़कर हम आज फिर एक रिलीजन की शरण में जा रहे हैं, तो उसकी जड़ कहां है? तो चलिए इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक औसत इंसान जब रिलीजन के बारे में जानता है तो उसे मिसकॉन्सेप्शन होता है कि रिलीजन का मतलब है कुछ दकियानुसी विचार, कुछ परंपरावादी विचार, कुछ रूढ़िवादी विचार। ये सब बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि रिलीजन के बारे में लोग मान्यता देते हैं कि भाई साइंस अलग है, प्रगति अलग है, मॉडर्नाइजेशन अलग है और रिलीजन कुछ पिछड़ी हुई जैसी चीज़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिलीजन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी रिलीजन का, आपको दुनिया में जितने भी रिलीजन देखेंगे उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट उसका होता है जिसको कहते हो तत्व चिंतन। तत्व चिंतन का मतलब हुआ, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब उसका दार्शनिक पक्ष। और अगर चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो यानी यहूदीवाद हो, आप जितने भी धार्मिक पंथ को देखेंगे उन सभी का मूल भाव कम से कम तत्व चिंतन के आधार पर एक होता है, दैट इज कॉल्ड
फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट। उसको आप दार्शनिक पक्ष कह सकते हैं अथवा मेटाफिजिकल पक्ष कह सकते हैं, वो एक ही होता है और ये बड़ा प्रगतिशील होता है। ये मानव के उत्थान के लिए आवश्यक होता है। ये आपके जीवन में एक तरह का स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि आप इंसान हो और कोई इंसान केवल रोटी कपड़ा और मकान के सहारे नहीं जी सकता। वह इस भौतिक सुख के ऊपर कुछ सोचता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो आप रिलीजन ही सोचो, लेकिन आप अपने लाइफ की मीनिंग खोजते हो। वह मीनिंग आपको बहुत सारे क्षेत्रों में ले जाता है, मानवतावाद की तरफ ले जाता है, सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाता है, आपको सोशल सर्विस की तरफ ले जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है जो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एक अज्ञात सत्ता से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, भले वो मंदिर जा रहे हो या नहीं, मस्जिद जा रहे हो या नहीं, लेकिन यह एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो एक पक्ष होता है तत्व चिंतन, लेकिन दूसरा पक्ष होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पक्ष है, उसको हम कह सकते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान को आप इंग्लिश में कहोगे रिचुअल्स, यानी रिचुअलिस्टिक इन नेचर, या इसके लिए एक और भी शब्द आता है कर्म कांड। दोनों के लिए रिचुअल शब्द ही आएगा। ये जो चीज है ये प्राय दुनिया के धर्म को बांटती है, फॉलोअर्स को भी बांटती है, उनके बीच तनाव भी पैदा करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी प्राचीन धार्मिक पंथ हुए, हिंदुइज्म के बारे में मैं आपको यह बताऊं कि इसको सनातन धर्म कहा गया, तो वैदिक काल से ही इसका आरंभ हुआ। मैंने हिंदुइज्म पर, हिंदू धर्म पर एक अलग लेक्चर दिया हुआ है। मेरा विश्वास है कि मेरे ऑडियंस या स्टूडेंट्स उस लेक्चर को अवश्य सुने होंगे, जिसमें मैंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व इस नाम से हमने लेक्चर दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वहां पर देख लेंगे। तो आप देखेंगे वैदिक धर्म से इसका आरंभ हुआ, लेकिन बहुत आगे तक चला गया। इसमें बहुत सारे तत्व समय के साथ जनजातीय तत्व शामिल होते गए, गैर आर्य तत्व शामिल होते गए, बहुत सारे क्षेत्रीय तत्व शामिल होते गए। तो इट जस्ट बिकेम अ बिग, यू कैन से अ लार्ज ओशन। ये एक समुद्र बन गया। इसमें बहुत सारी नदियां आकर मर्ज करती है। लेकिन इससे इतर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट ऐसे जो रिवील्ड हैं। जैसे आप देखेंगे जुडाइज्म है, तो एक खास प्रॉफिट उसमें है, वो है अब्राहम। और फिर आगे देखो क्रिश्चियनिटी है, उसमें एक खास प्रॉफिट है, वो है ईसा मसीह। उसके बाद आप देखेंगे इस्लाम है, उसमें खास प्रॉफिट है, वो है मोहम्मद। तो ये इसको अब्राहमी सेक्ट कहते हैं। तो ये सेक्ट इतिहास के एक खास मोड़ पर आया। क्रिश्चियनिटी ईसा की आरंभिक शताब्दी में आई, और उसी प्रकार से जुडाइज्म उससे पहले आ गई थी, मतलब 700 to 800 BC, यानी 700-800 वर्ष पहले ईसा के। और उसके बाद इस्लाम वो 7th century CE, 7 CE में आया, मतलब वो 7वीं सदी में आया। तो ये सब धार्मिक पंथ जो आए मध्यकाल तक सभी इस चीज को लूज करते गए। धीरे धीरे यह चीज कमजोर होता गया, समाप्त नहीं हुआ, कमजोर होता गया, और यह चीज प्रधान होता गया, जिसको आप कहते हो किसी ने साइनागॉग बना लिया, किसी ने चर्च इस्टेब्लिश कर लिए, किसी ने मॉस्क बनाए। तो चर्च, मॉस्क और इन तीनों को उन्होंने अपने ढंग से इस्टेब्लिश कर दिया। तो कहने का मतलब है वहां पर जाहिर एक पृष्ठ क्लास आ गया, अनुष्ठान आ गए। तो धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं रिलीजन का स्वरूप शोषक होता गया। दैट वाज परसिक्यूशन। लोगों को, जैसे अगर आप धर्म का मतलब एक खास कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हो, तो कॉमन पीपल उसे कटने लगता है। क्योंकि बहुत सारे कॉमन पीपल हैं जो उसको फॉलो भी करते हैं, मानते हैं, उन्हें प्राउड होता है कि हम उस संप्रदाय के हैं, इस सेक्ट के हैं। लेकिन जो वो न्यूट्रल टेम्परामेंट के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है, और वो धीरे धीरे उस पर पुनर्विचार करने लगते हैं, विशेषकर तब जब धर्म अपने कर्मकांड अनुष्ठान के कारण समाज की प्रगति रोकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें यहूदी या इस्लाम धर्म का अनुभव अलग है, सारे धार्मिक पंथों का अनुभव अलग है, और क्रिश्चियनिटी का अनुभव अलग रहा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेक्ट आ गए, लेकिन दो मेजर सेक्ट थे, जिसको आप रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहते हो। इन दोनों सेक्ट के आने से अब क्रिश्चियनिटी में एक विवाद शुरू हो गया। फिर यूरोपियन कंट्रीज बट गए, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बहुत सारे रिलीजियस वॉर हुए। कोई किंग अपने को रोमन कैथोलिक का पैट्रोनाइजर घोषित किया, मतलब कोई किंग ऐसा था जो अपने आप को रोमन कैथोलिक पंथ का संरक्षक घोषित किया। दूसरे शासक ऐसे थे जिसने अपने आप को प्रोटेस्टेंट धर्म का संरक्षक घोषित किया। और फिर उनके बीच लड़ाइयां भी हुई, धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध तो खैर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच हुआ था, लेकिन उनके बीच धर्म के मुद्दे पर आपस में संघर्ष भी हुए, कई संधियां भी हुई। इसमें लास्ट इस सीरीज में है जिसको आप वेस्टफेलिया की संधि, या आप उसे 30 वर्ष से युद्ध कहते हो।
और फिर जब अलग अलग शासक हुए, अलग अलग किंग हुए जिन्होंने अपने आप को रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के साथ अपनी पक्षधरता दिखाई, तो उन्होंने नॉर्मली दूसरे सेक्ट वाले का बहुत शोषण किया, दबाया, कुचला। ये सब प्रक्रिया मध्य काल में हुई। तो मैं आपको बताना चाहता कि ये धर्म का आप मान लें कि जब आप मेडिवल एज में आते हो, तो मेडिवल एज या मध्यकाल में धर्म का ये स्वरूप बहुत प्रधान हो गया और वो कर्म कांड प्रधान हो गया मेडिवल एज में आने के बाद। तो अब दुनिया में जो मॉडर्न एज आया, आप उसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहो, वह पश्चिम के रास्ते आया। जो यूरोपीय देश थे उन्होंने दुनिया को मॉडर्नाइज करने का दावा किया, अपने आप को मॉडर्न एज में लाने का दावा किया। और मॉडर्न एज आने के साथ दो तीन चीजें आ गई। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गया, प्रतिनिधात्मक सरकार, लोगों के अधिकारों की बात होने लगी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के नारे दिए जाने लगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप पूरे इतिहास को एक बार नजर डालिए, आप देखेंगे इतिहास के इस पड़ाव पर 16वीं सेंचुरी में क्या आया, पुनर्जागरण आया, रेनेसां। वो रेनेसां क्या कहता है? वो रेनेसां तर्कवाद की बात करता है, रैशनलिज्म की बात करता है, फेथ को कमजोर करने की बात करता है। रेनेसां के साथ साइंटिफिक आइडियाज आया, साइंस आया। 18वीं सेंचुरी में प्रबोधन आया और प्रबोधन ने यह मानकर घोषित किया कि हम तर्कवाद और विज्ञान के सहारे दुनिया के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक तरह से वो एक अलग तरह का गोस्पेल बन गया इनलाइटनमेंट, और उसने यूरोप को उसने मॉडर्नाइज करने का दावा किया और यह दावा किया कि यूरोप के माध्यम से पूरी दुनिया मॉडर्नाइज होगी। अब मैं आपको बताना चाहता, जिसको आप मॉडर्न एज कहते हो, मॉडर्न एज का मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, प्रतिनिधात्मक सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और धीरे धीरे थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स मॉडर्न एज के साथ ही। हालांकि डेमोक्रेसी को तो प्रौढ़ होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, आप देखेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया आया वो मॉडर्न एज के साथ आया। तो इसी के साथ धर्म पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ना है ये आप देखिए। अब रिलीजन पर ये कहेगा कि देखो भाई, अगर डेमोक्रेसी है तो लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो धर्म भी चुनने का अधिकार होना चाहिए और पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आप इसको मानकर ऐसे चलें कि पश्चिम का अनुभव यह था कि धर्म का काम अब तक शोषण करना रहा था, और हम धर्म को दबा दें, रिलीजन को दबा दें, क्योंकि जब रिलीजन अगर होगा हमारे लाइफ में, तो फिर वह एक इंसान दूसरे इंसान को धर्म के नाम पर उसी तरह से परजिक्यूट करेगा, उसी प्रकार से शोषण करेगा, उत्पीड़न करेगा, जैसा कि मध्यकाल में हुआ था। तो यूरोपियन मॉडर्नाइजेशन का, हालांकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी मजबूरी है कि मैं अलग अलग कंट्री को यहाँ डिटेल्स नहीं कर सकता। अलग अलग देशों में भी अनुभव अलग अलग रहा, ब्रिटेन का अनुभव, फ्रांस का अनुभव, अमेरिका, यूएसए का अनुभव। लेकिन मोटे तौर पर जो यूएसए और फ्रेंच मॉडल है, उसका कहना था धर्म को राज्य से दूरी बनानी चाहिए। राज्य धर्म का मामला अलग है और राज्य का मामला अलग है। अमेरिका में उसके लिए कहा, उसके लिए एक टर्म दिया, यानी वॉल ऑफ सेपरेशन। वॉल ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ रिलीजन के मामले, राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर जो आपको संकेत देना चाहते हैं, वो संकेत यह देना चाहते हैं कि रिलीजन में पहली बार सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया। सेकुलरिज्म कहा गया कि प्रजातंत्र या लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी सेकुलरिज्म के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म लोगों को जब तक धार्मिक आजादी नहीं देगा, तो फिर राजनीतिक सामाजिक आजादी का मतलब क्या होगा। धर्म जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों को इसके चयन का अधिकार होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इस डायग्राम को ऊपर से थोड़ा सा नीचे देखिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो तत्व चिंतन वाला मसला है वो इग्नोर्ड हो गया। उसको इग्नोर किया था जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भी, वो धीरे धीरे कर्मकांड की तरफ चले गए थे। और जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो धर्म के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच लेकर चलता है कि जो धर्म है वो धर्म शोषण के लिए होता है। और अगर आप जब आप किसी धार्मिक गुरु को या एक प्रीस्ट क्लास को अगर आप पूरा सपोर्ट करोगे या उनको अगर ताकत दोगे, तो लोगों का शोषण ही करेंगे। मतलब आप ऐसा मानकर चलिए कि उनकी मानसिकता वही थी कि अगर कोई हाट बाजार में जाता है और उसका पॉकेट कट जाता है, तो पूरे जीवन का अनुभव यही होता है कि हाट बाजार में घूमने वाले सभी लोग शायद पॉकेट काटने वाले होते हैं। तो वही बात यूरोपीय लोगों की थी। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि धर्म से जितनी दूर रहो
उतनी ही सबों की सुरक्षा है। अब इसमें इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि यार धर्म एक तत्व चिंतन भी है, ये इंसान का इंसानियत की एक परिभाषा देता है। यह इंसान के कुछ वैसी जो मौलिक, जिसको कहेंगे आप कि एक 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 बौद्धिक भूख को शांत करती है। इसको अब सिर्फ क्यों कर्म कांड की तरह देख रहे हो, लेकिन मजबूरी है कि जिन्होंने धर्म की दुकान खोली वो भी कर्म कांड को ही लेकर चले, और जिन्होंने धर्म का विरोध किया उनकी मस्तिष्क में भी उसी कर्म कांड की तस्वीर रही। कहानी यहीं से खराब होनी शुरू हुई। अब हम देखते हैं कि तब आ गया मॉडर्निज्म, और मॉडर्निज्म के साथ जो मॉडर्न एरा का आगमन हुआ तो उसके साथ सेकुलरिज्म आ गया। और सेकुलरिज्म के बाद आप देखोगे कि जो लिबरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बना, जिसको मैं हिंदी में बोल देता हूं, जैसे सेकुलरिज्म तो धर्मनिरपेक्षता सभी लोग जानते हो, और लिबरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट हुआ। लिबरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे चैनल पर कई बच्चे कहते हैं कि सर अंग्रेजी में जो शब्द बोलिए उसको हिंदी भी बोल दीजिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतूंगा कि आप में से किसी भी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस का भी इंग्लिश टर्म्स में बोल देता हूं। वैसे तो मेरा इंग्लिश चैनल अलग है, लेकिन उसमें मैं ये लेक्चर मैंने इसी के लिए रखा है, तो मैं खास इंग्लिश टर्म्स भी आपको बोल दूंगा, किसी भी ऑडियंस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिबरल मॉडल है, ये लिबरल मॉडल जो डेवलप हुआ, इसकी खासियत क्या क्या थी? तो एक ये तथाकथित डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। दूसरी इसकी खासियत थी, दूसरी इसकी विशेषता थी, ये विशेषता थी, अब उसी को डेमोक्रेसी को आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मान ले, प्रतिनिधात्मक सरकार। दूसरी इसकी विशेषता थी लिबरल मॉडल का कि इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी इसकी विशेषता थी कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, और धर्म के मामले में सेकुलरिज्म। तो यही इनका मॉडल बनकर तैयार हुआ, और सेकुलरिज्म का मतलब लगाया गया कि भैया धर्म से दूरी बनाकर रखिए। तो इनका जो मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो लाइफ में धर्म को दरकिनार किया, कहा कि भाई धर्म लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। आधुनिकता के साथ आप जितनी धर्म से दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही आप मॉडर्न होंगे और उतना ही सामाजिक सौहार्द बनेगा। इसलिए धर्म से राज्य को दूरी बनाकर रखना चाहिए। धर्म अपना व्यक्तिगत चीज है, अपने व्यक्तिगत लाइफ में लाइए, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आइए तो धर्म की चर्चा मत कीजिए। अब ये चीजें इनका मॉडल था, यही मॉडल मॉडर्न एज की खासियत हुई। एक इन्होंने मॉडल बनाया। अब इनकी प्रतिक्रिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी लिबरल मॉडल की प्रतिक्रिया में एक कार्ल मार्क्स चिंतक, आप जानते हो, पहले समाजवाद आएगा, समाजवाद का उग्र फॉर्म मार्क्सवाद आएगा, और जब कार्ल मार्क्स आएंगे तो लिबरल मॉडल के समानांतर वो बनाएगा एक मार्क्सिस्ट, या आप कह सकते हो हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल। हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल, हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल। अब ये हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल जो मार्क्सिज्म का है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। हार्डकोर सोशलिस्ट मॉडल का हिंदी में आप कह सकते हो कि उग्र समाजवादी विचारधारा। वैसे समाजवादी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मार्क्सवाद उसमें वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की बात करता, आप वायलेंस की बात करता, और वह एक ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करता, वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करता, हिंसक क्रांति की बात करता। तो जो मार्क्सवाद जो सोशलिस्ट मॉडल आया, अब इसमें आप देखेंगे कि यह ठीक इसका अपोजिट था। अपोजिट किसमें था? तो डेमोक्रेसी को ये नकारता था, बोलता है डेमोक्रेसी, आपका डेमोक्रेसी मजाक है, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बनाया हुआ है। सच्चाई तो यह है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए आर्थिक समानता के आधार पर। और इसने जो अपना डेमोक्रेसी का मॉडल रखा वो था इकोनॉमिक फ्रीडम का मॉडल। उसने कहा इकोनॉमिक फ्रीडम, आप जो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो, झुंझुना दिखा रहे हो, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, वो फार्स है, उसका कोई महत्व नहीं है। बल्कि होना यह चाहिए जो हम दे रहे वो हमारा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को आर्थिक समानता के धरातल पर लाएंगे तो
अब उससे शोषक और शोषित के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और दुनिया में कोई शोषक और ना कोई शोषित रहेगा। ऑल विल एंजॉय द इक्वल फ्रीडम एंड दैट विल बी ट्रू फ्रीडम। सो इफ देयर इज समवेयर देयर इज डेमोक्रेसी, सो वी आर द ट्रू डेमोक्रेसी। और आपका जो वर्ड है कि भाई प्रजातंत्र को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका प्रजातंत्र बस कुछ नहीं है, वो दकियानुसी विचार है। वो आपका प्रजातंत्र एक तरह से लॉलीपॉप है, मतलब फार्स है। तो ये जो उन्होंने मॉडल दिया, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों में कुछ हद तक समानता थी। ये सेकुलरिज्म कहता था कि भाई लोग अपना धर्म संभालो, हम तुमको अपने धर्म को चैंपियन करने में मनाही नहीं करते, तुम करिए, आप अपने धर्म को आप संवर्धन करिए, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने धर्म को आप पालन करिए। लेकिन हाँ, आपका धार्मिक संस्थान है, आप चर्च में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, आप मंदिर में जाइए, आप जाइए, आप हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप पब्लिक लाइफ में आइए तो उस समय आप अपना रिलीजियस पहचान को प्रमोट मत करिए। ये उनका कहना था। इसने धर्म को तिरस्कार किया, लिबरल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हो उसको। और यह जो था, यह तो कार्ल मार्क्स तो धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था। उसका मानना था कि रिलीजन इज एन ओपिएट। वो मानता था धर्म अफीम है, जैसे शासक और सत्ताधारी वर्ग है उसी अफीम का सहारा लेकर जनसामान्य का शोषण करता है। तो यहां पर एंटी रिलीजियस टेम्परामेंट आ गया, एंटी रिलीजियस। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में बेचारे धर्म को हानि यह हुई कि धर्म का जो तत्व चिंतन वाला पार्ट था या दर्शन वाला पार्ट था, उस दर्शन वाले पार्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया। सभी की शत्रुता, सभी का क्रिटिसिज्म सिर्फ उस मुद्दे से था जिसे आप कहते हो कर्मकांड। उन्होंने कर्म कांड पर प्रहार किया। लेकिन ठीक है, धर्म का वही रूप तो नहीं है। अब तत्व चिंतन का क्या होगा? जो लोगों की बौद्धिक भूख है, जो हमारी मानवतावादी चेतना की धरोहर है, तो वह भी तो एक पक्ष है। लेकिन उस पर ना तो यह केयर ले रहे थे, ना ये कर रहे थे। सभी धर्म को एक यूटिलिटेरियन तरीके से देख रहे थे कि धर्म का दुरुपयोग होता है, धर्म को रोका जाना चाहिए। इनका दूसरा अप्रोच था, ये किसी को मना नहीं करते थे, करते थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। और ये तो कहते थे ना तो व्यक्तिगत जीवन में ना ही सार्वजनिक जीवन में धर्म का प्रदर्शन होगा। फिर जहां सोवियत रशिया में जहां सोशलिस्ट क्रांति हुई, तो वहां जो क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद जैसे लेनिन जब सफल हुआ और फिर स्टालिन आया, तो सबसे पहले तो यह कि धर्म को बैन कर दिया गया वर्चुअली। हालांकि फ्रांस की क्रांति में भी आप देखोगे कि चर्च पर हमला हुआ, चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति में घोषित कर दी गई, लेकिन वहां पर आपको धर्म को बैन करने की प्रवृत्ति उतनी प्रचंड नहीं मिलेगी। वहां पर भी जैकोबियन ने किया है। जैकोबियन ने वहां कहा कि सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो रैशनलिज्म है। उसने तर्कवाद को धर्म का नाम दिया। लेकिन नॉर्मली आप देखोगे कि वहां पर धर्म को सार्वजनिक जीवन में उसको डिस्करेज किया गया, उसको हतोत्साहित किया गया। और रशिया में तो एक तरह से बैन कर दिया गया रिलीजन का, तो कोई वहां पर व्यक्तिगत लाइफ में। जबकि रूस, सबके सबसे बड़ी परंपरा है कि रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुखिया रूस रहा था पिछले 1000 वर्षों से। वह ऑर्थोडॉक्स चर्च, एक रोमन कैथोलिक चर्च, दूसरा ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च। तो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च का मुखिया रूस रहा था, लेकिन वहां पर रिलीजन बैन हो गया एक तरह से कम्युनिज्म में। तो मैं आपको बताना चाहता कि ये दोनों में ने भूल यह की, इनको यह इस बात पर गौर नहीं किया कि लोगों की मूलभूत प्यास कहीं ना कहीं धर्म है। हम धर्म को बैन करने के बजाय उसको रैशनलाइज करें। हम धर्म के उस पक्ष को उद्घाटित करें जो पक्ष कर्मकांड से परे हो। हम धर्म के मानवतावादी रूप को लोगों तक पहुंचाएं। हम धर्म को प्रमोट करें, लेकिन ट्रू रिलीजन को। अगर यह उस समय प्लान कर लिया जाता तो आज दुनिया इस हालत में नहीं पहुंचती। लेकिन चलिए, पूरे 20वीं सेंचुरी में हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन की खुशियां मनाती रहे और हम लोग यही तर्क देते रहे कि भाई हम अब मॉडर्न हो गए, इसलिए धर्म हमारे जीवन में एक बहुत ही सेकेंडरी, ये लिबरल डेमोक्रेसी का कहना था कि धर्म हमारे लिए लाइफ में सेकेंडरी चीज है। और कम्युनिज्म ने तो धर्म को, कम्युनिज्म ने तो सबसे बड़ा धर्म घोषित किया कि हम सबसे बड़ा धर्म अभी राज्य है, क्योंकि स्टेट को उसने बचाया। कार्ल मार्क्स ने तो कही थी वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की बात। अगर पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा, और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। लेकिन वो वर्गविहीन राज्यविहीन समाज तो एक उसका यूटोपिया रहा, उसकी कल्पना रही। बाद में स्टालिन के समय आप देखते हो कि रेवोल्यूशन इन ए सिंगल कंट्री का नारा देकर एक तरह से राष्ट्रवाद के साथ रशियन कम्युनिज्म ने समझौता कर लिया। खैर एनीवे, तो ये चीजें हुई। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अंत में क्या हुआ, कि जिसमें आप अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो 1970 के दशक में इन दोनों
इन दोनों के विरुद्ध 1970 के दशक में एक रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई। 1970 के दशक में 1970 के दशक में प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन इन 1970s। और यह प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि लोगों के मन का जो मूलभूत भाव है धर्म का, वो धीरे धीरे उसी क्रम में देखो कि इजराइल में न्यू जियोनिज्म मूवमेंट शुरू हो गया। यानी इजराइल में फिर हुआ कि हम यहूदीवाद को भूल रहे हैं, यहूदीवाद की तरफ हम पीछे लौटे। इस्लाम में तो चल ही रहा था, इस्लाम में तो बहुत उससे पहले से ही इस्लाम में दो विचारधारा थी जो चल रही थी, और उग्र फंडामेंटलिस्ट विचारधारा थी। और एक विचारधारा जैसे आपको मिलेगा, एक नाम मिलेगा, अब्दुल वहाब, जो 18वीं सेंचुरी में ही आ चुके थे, और उनकी शिक्षा को आधार बनाकर बहावी आंदोलन चल रहा था। और दूसरी तरफ एक हसन अल बन्ना करके इजिप्टियन थिंकर है, तो उसका जो विचार है वह विचार फिर धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। और आज अगर आप अरब वर्ल्ड में देखेंगे तो आपको एक विचार मिलेगा, सलाफी विचार। सलाफी विचार उसके विचारधारा से प्रेरित है। तो आप कहोगे भाई सलाफी और बहावी है क्या? तो इनका कहना है कि इस्लाम को उसके रूट में, उसकी जड़ की तरफ लौटना चाहिए। इस्लाम को फिर एक बार अपने मौलिक फंडामेंटल जो उसके स्क्रिप्चर हैं, और उसके जो फंडामेंटल जो उसके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन हैं, और जो उसके फंडामेंटल्स आइडियोलॉजी है, उस पर इस्लाम को दोबारा लौटना चाहिए। वहाबी और सफावी में थोड़ा सा अंतर, वहाबी और सलाफी में थोड़ा सा अंतर है। वहाबी कहते हैं कि भाई समग्रता में हमें इस्लाम की तरफ लौटना चाहिए अपनी पूरी प्राचीनता के साथ। और सलाफी मानते हैं कि देखिए, हमें इस्लामी विचारधारा को पुनर्जीवित करनी चाहिए, हमें लौटना चाहिए अपने रूट पर, लेकिन हम आधुनिक तकनीकी को अस्वीकार ना करें, और आधुनिकी तकनीकी को हम साथ में लेकर चलें, उनका उपयोग करें, और हम इस्लाम के संवर्धन के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने में कोताही ना करें। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जब 21st सेंचुरी की तकनीकी और 19th सेंचुरी की, यानी 18th और 19th सेंचुरी की विचारधारा के साथ जब जुड़ गई, तब पैदा हुआ अल कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक बार इसी मॉडर्न तकनीकी का सहारा लेकर दुनिया को चुनौती दी। और वो आपने देखा कि कैसे अमेरिका में 9/11 की घटना हुई या बाकी चीजें हुई, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसमें ऑस्ट्रिया हो, स्वीडन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वहां पर भी एक तरह का रिवाइवलिज्म आया। वहां भी रिवाइवलिज्म आया रिलीजन का, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई रिलीजन को, अरे इसमें गलती कहाँ है? तो गलती है इनकी, जिसको आप सेकुलरिज्म कहते हो। तो एक टर्म का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूंगा कि 1970 में जो प्रतिक्रिया हुई है, उसके लिए एक टर्म आता है। और वो टर्म चूंकि 1970 के दशक में एक टर्म, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बहुत पॉपुलर है और आप लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे। एक टर्म आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे मिशेल फूको वगैरह उसके विचारक हैं, प्रणेता है, तो डेरिडा वगैरह बहुत सारे थिंकर हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें आपको एक टर्म आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और दूसरा आता है पोस्ट सेकुलरिज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ही पोस्ट सेकुलरिज्म भी जुड़ा हुआ है। मतलब मैं आपको बताना चाहता कि पहले आपके मन में यह बात होगी, इसलिए मैं इस बेसिक को स्पष्ट कर दूं कि आप हमसे प्रश्न करेंगे जो कर रहे हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है। जैसे जब मॉडर्न एज आया, तो मॉडर्न एज में जो कॉमन इंटेलेक्चुअल्स का परसेप्शन था वो यह था कि जो रैशनलिज्म और साइंटिफिक मेथड, ये हमारे लाइफ को कंप्लीट बना देगा। जो तर्कवाद है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो हमारे जीवन में पूर्णता लाएगा। हम कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, और वो जीवन का सबसे बड़ा हमारा वरदान होगा। लेकिन जब देखा गया 1970s के दशक तक कई चीजें आ गई। चूंकि देखिए, अगर आप कहेंगे भाई पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा कब शुरू हुआ सर, कोई एक डेट बताइए, बल्कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मॉडर्निस्ट एरा का भी डेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसकी कोई एक तिथि है नहीं। आपके क्लास 8th के एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि जब हम कोई राजवंश का परिवर्तन होता है, कोई एक घटना को हम इतिहास में परिवर्तन का आधार बनाते हैं, तो उसकी निश्चित तिथि होती है। लेकिन अगर हम इतिहास में परिवर्तन को आधार बनाते हैं, तो परिवर्तन कब घटित हुआ वो तिथि नहीं हो सकती।
तो आधुनिकता कब आई उसकी कोई एक तिथि नहीं है, उत्तर आधुनिकता कब आई उसकी कोई तिथि नहीं, लेकिन टेंटेटिव डेट आप आधुनिकता में मान सकते हैं पुनर्जागरण से लेकर यानी 18वीं सदी के प्रबोधन तक यूरोप में उस प्रकार की आधुनिकता आई है। यू कैन जस्ट साइड द एग्जाम्पल। उत्तर आधुनिकता आप कह सकते हो कि 1960-1970 के दशक से वो वातावरण बनने लगा और दो तीन फैक्टर ऐसे आए। जैसे उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, तो वह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है आधुनिकतावाद का, या उसने आधुनिकतावाद की सबसे लेटेस्ट व्याख्या है। मतलब आप मानकर चलिए आधुनिकतावाद से मोह भंग का परिणाम है। इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसइलियनमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स विथ मॉडर्निज्म। मतलब आधुनिकतावाद की सीमा का एहसास हमें होगा तो उत्तर आधुनिकतावाद का पदार्पण होगा। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे वहाँ अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट शुरू हुए, जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी था उसको चैलेंज किया। फिर पर्यावरण संकट का मामला आया। फिर युद्ध के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का, ये सब ऐसे मामले आए जो अब सिविलाइजेशन अगली दिखने लगा। पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में लगता था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो दावा कर रहा है, यानी साइंस भी एक गोस्पेल बन गया और साइंस भी एक तरह से फेथ बन गया कि साइंस जीवन का हर कुछ हल कर सकता है। अब मॉडर्निज्म बात करता था तर्कवाद की, लेकिन ऐसा वो डॉगमेटिक विचार उसका था। डॉगमेटिक का मतलब होता है एक ऐसा रूढ़िवादी विचार कि वह यह मानकर चलता था कि विज्ञान और तर्कवाद ही जीवन की सारी समस्याओं का निराकरण करेगा। और हमारे सामने उभर कर आया पर्यावरण संकट, हमारे सामने उभर कर आया वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्लैक्स बाय व्हाइट्स। तो ये सब चीजें जो आई, तब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, शायद आधुनिकतावाद बड़ा बड़ा क्लेम कर रहा था, इसका हाइपरबोलिक स्टेटमेंट था, मतलब वो अतिशयोक्तिपूर्ण उसका कथन था। सच्चाई यह है कि इस तरह की चीज आधुनिकतावाद हमारे जीवन की समस्या का जितना समाधान किया, उससे अधिक समस्या का जन्म दिया। तो उसके बाद विद्वानों में इस तरह की धारणा आने लगी कि देखिए ऐसा नहीं है, जैसे विज्ञान आधुनिकतावाद जो यह दावा करता है कि विज्ञान और तर्कवाद का सहारा लेकर, वैज्ञानिक तरीका और तर्कवाद का सहारा लेकर हम दुनिया के सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उनका कहना था कि देखिए सबसे पहली बात कि ना तो अच्छा, उसका एक और भी दावा था जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका ये कहना है कि हम तर्कवाद और वैज्ञानिक तरीके का सहारा लेकर दुनिया के अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। वही उसका जवाब में उत्तराधुनिकतावाद ने कहा कि महाशय, न तो कोई एकमात्र सत्य है और न सत्य पर पहुंचने का कोई एकमात्र राह है। इसको पहले आप मानिए, आप यह दावा वापस लीजिए और ये गलत दावा है। और उत्तराधुनिकतावाद का कहना था कि ना तो कोई एक सत्य है और न सत्य पर पहुंचने का कोई एकमात्र मार्ग है। नाइदर देयर इज अ सिंगल वन ट्रूथ नॉर एनी वे, एनी रूट रीचिंग अप टू दिस सिंगल ट्रूथ, मतलब देयर आर द मेनी रूट्स। तो उनका जो ये तर्क है यही उत्तराधुनिकतावाद को लाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे उत्तर आधुनिकतावाद ने आधुनिकतावाद की कई चीजों को अस्वीकार किया, तो धर्म के प्रति जो उनका हेटर्ड था उसको भी कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकतावाद ने अस्वीकार कर दिया और उसने फिर एक बार धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ना शुरू हुआ। तो अब जो हमारा यहाँ पर 1970 का दशक वाला जो हमने पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को आप समझिए। तो हमने आपको, देखो इसको आप ऐसे समझिए कि ये इसने तैयार किया सेकुलरिज्म का और एथिज्म का। जैसे एक टर्म कहोगे कि हार्डकोर सोशलिज्म है, वो एथिज्म का, नास्तिकतावाद को बढ़ावा दे रहा है। और सेकुलरिज्म है वो कहीं ना कहीं धर्म को नेग्लेक्ट कर रहा है और वो धर्म से दूरी बनाने की बात करता है। तो उसकी प्रतिक्रिया में मैं आपको बताना चाहता कि पहली प्रतिक्रिया 1970 के दशक में आई और इसी के लिए आपके लिए टर्म आना चाहिए, जिसको मैं एक टर्म बोलता हूँ, जिसको आप कह सकते हो कि पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की कोई एक तिथि नहीं है, 1970, 1980, 1990 अभी पोस्ट मॉडर्निज्म का। अब तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसको पास्ट ऑफ द पोस्ट नाम दीजिए, मतलब पोस्ट से भी हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो ये तो चलता ही रहता है, विचारधारा और उसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्या, यही तो ह्यूमैनिटीज की ब्यूटी है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब उत्तर आधुनिकतावाद हिंदी में और उत्तर धर्मनिरपेक्षतावाद के चरण में आ गए। मतलब फिर एक बार धर्म का
अपसर्ज होना शुरू हुआ 1970 के दशक के बाद। न्यू क्रिश्चियन मूवमेंट यूरोप में शुरू हुआ, न्यू जियोनिस्ट मूवमेंट या न्यू जुडाइस्ट मूवमेंट या इजराइल में शुरू हुआ, और इस्लाम में तो पहले से ही फंडामेंटलिज्म की बात आ रही थी। रिलीजियस रिवाइवलिज्म कहीं एक स्टेप आगे फंडामेंटलिज्म है। उसका कहना होता है कि फंडामेंटल टेक्स्ट पर लौट जाइए, फंडामेंटल रीति रिवाज और परंपरा और कोड ऑफ कंडक्ट पर लौट जाइए। वो धर्म को उसके मूल स्वरूप में जिलाना चाहता है। तो ये तो इस्लाम में पहले से ही था। तो कुल मिलाकर यह चीज आनी शुरू हो गई। मतलब आप कुल मिलाकर यह देखिए कि सेकुलरिज्म ने दावा किया कि धर्म से दूरी बनाकर रखो, लेकिन एक तरह से उसका जो बहुत है थिन पेपर था धर्म के ऊपर, लोगों के मन के अंदर धर्म का उद्गार बना रहा, और वही उद्गार ये सरफेस करना शुरू किया 1970 के दशक से। अब मैं फिर आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा, इसके लिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा, और मैं आपको लाता हूं दूसरे मुद्दे पर। अब इसके बाद और भी मुद्दे जुड़ते जाएंगे। एक मुद्दा इसके बाद जुड़ जाएगा, वह होगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल का मतलब है समाजवादी ढांचे का विघटन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल, समाजवादी ढांचे का गठन। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता कि जब आप समाजवादी ढांचे के घटन का जो विघटन है, उसका डिसइंटीग्रेशन है, ये मैं मानता हूं कि आप लोग इतिहास में इस बात को जानते होंगे कि यह प्रक्रिया सोवियत रूस से शुरू हुई थी। और सोवियत रूस जिसने एक, देखो अब मैं ऐसा मानकर नहीं चलता कि मैं अगर 1991 का सोवियत रूस के विघटन का या 1993 का यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया के विघटन का या फिर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके पतन की चर्चा कर दूं तो आप उसको समझ लेंगे। मेरे लिए तो आप जानते ही हो कि सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। और आप लोग मुझसे, चूंकि अब काफी समय से मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारा उद्देश्य होता है कि आप लोग एक थिंकिंग क्रिएचर बनिए। तो आपको वहीं से ध्यान देना होगा कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह का समाजवाद लाना चाहा था। लेकिन जो सोवियत रूस में समाजवाद आया वो कार्ल मार्क्स के मॉडल से काफी भिन्न था, और भिन्न होने की वजह भी है कि कार्ल मार्क्स तो स्वयं विफल होकर मरा था। आगे का उसका शिष्य एक लेनिन ने वहां पर सफल तो बनाया, लेकिन जो जो समाजवाद सोवियत रूस में स्थापित हुआ वो कार्ल मार्क्स के मॉडल से बहुत अलग था। और फिर जो लेनिन का मॉडल है, उस लेनिन के मॉडल से जो बाद में उसका उत्तराधिकारी स्टालिन बना, जो बेसिकली वह उसका ट्रू सक्सेसर नहीं था, उसका ट्रू सक्सेसर ट्रटस्की होता जो रास्ते से हटा दिया गया। तो स्टालिन ने तो कम्युनिज्म को और भी लेनिन से भी बहुत अलग हटा कर ले गया। तो उसके बाद दुनिया में कम्युनिज्म का कोई एक मॉडल नहीं रहा। आप देखोगे तो चाइना में माओ सेतुंग ने उसका, देखो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ हार्डकोर सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम इंटरचेंजेबली कर रहे हैं। मतलब उसको हम एक तरह से एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत करना। हार्डकोर सोशलिस्ट में, सोशलिज्म में मानता हूं मार्क्सिज्म को, और आगे चलकर मार्क्सिज्म के लिए इस टर्म का प्रयोग होना शुरू हुआ। वो परिप्रेक्ष्य यहां बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि माओ सेतुंग आया तो उसने अपना मॉडल चलाया, लेकिन हुआ क्या, चाइनीज मॉडल को अगर आप छोड़ दोगे तो उस मॉडल को, जो कि जिसने अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लिया कि आज पहचानना भी आपको मुश्किल है, आप नॉर्मली देखेंगे कि जितनी भी समाजवादी मॉडल है वो विफल हो गया। और विफल होने का कारण है उनका इकोनॉमिक ढांचा ही कमजोर हो गया, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रॉब्लम था। उन्होंने जो सिस्टम स्थापित किया था उस सिस्टम में प्रॉब्लम था। वहां लोगों की स्वतंत्रता को बलपूर्वक कुचला जाता था, धार्मिक मनोभाव को बिल्कुल दबाया जाता था। तो जिस समय 1990 के दशक में समाजवादी मॉडल का विघटन शुरू हुआ, बस एक बार धर्म का अपसर्ज दुनिया में शुरू हो गया। और ये घटना मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि वो घटना तो आप यहां नहीं समझ पाएंगे। इस घटना को आप समझ पाते अगर आप पोलैंड का इतिहास पढ़ते। और पोलैंड का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, 1990 में समाजवादी देशों में होने वाले परिवर्तन के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले वहां बलवा शुरू हुआ था पोलैंड से। और पोलैंड में वो बलवा लाने में भी उस समय के पोप का हाथ था। आप देखिए, पोप का हाथ ये नहीं था इसलिए मैंने पोप ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन पोप के आने से ही इतना बड़ा फर्क आ गया। एक्चुअली देखिए, पोप जो थे वो पोलिश ओरिजिन के थे। तो पहले तो पश्चिमी देशों ने एक पोलिश ओरिजिन के पोप को पहली बार बनाया था क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक के इतिहास में। अब पोप बने जॉन पॉल सेकेंड। तो उन पोप ने
पोलैंड की यात्रा कर दी। जब पोलैंड की यात्रा की तो लोगों में ऐसा धार्मिक उन्माद आया कि पूरी समाजवादी देशों में लगा जैसे धर्म लौट गया। तो समाजवाद का जो विघटन हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक धर्म का पुनरुत्थान भी एक फैक्टर रहा, जो पिछले 6-7 दशक से लोगों की धार्मिक मनोभाव को कुचला जा रहा था, वह फिर एक बार रिसरफेस होकर आया। तो इसका मतलब है कि धर्म कहीं ना कहीं फिर एक बार लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया, और जो समाजवादी विचारधारा है वो धार्मिक उछाह या जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसके दबाव में आकर दब गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 के दशक में आपको देना है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल 1990s में हुआ, यानी 1990 के दशक में। तो इसके लिए मैं एक टर्म का प्रयोग करना चाहता हूं और आप लोग भी इस टर्म को देख लें। इस टर्म का मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि इसके लिए एक टर्म होगा कि अपसर्ज ऑफ रिलीजन। 1990 के दशक में इसका विघटन हुआ तो अपसर्ज ऑफ रिलीजन हुआ, क्योंकि एक बार रिलीजियस आइडियाज, फिर आज आप ही बताइए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे व्लादिमीर पुतिन है, तो आज फिर कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ग्रीक चर्च है, उसके फादर, उसके मुखिया के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो मतलब वो रसिया से लेकर जितने भी इस तरह के सोशलिस्ट कंट्रीज थे, वो हर जगह रिलीजन फिर दोबारा लौट आया। और ये घटना मैं बता रहा हूँ 1990 के दशक में। अब 1990 के दशक में एक और फैक्टर है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस रिवाइवलिज्म को, यानी धार्मिक पुनरुत्थान को जन्म दे रहा है, और वह फैक्टर है 1990 का 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण। आपने नाम सुना है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो अब क्यों इसका अपसर्ज आ रहा है, यह मैं आपको बताना चाहता। इसका अपसर्ज इसलिए आ रहा क्योंकि देखिए, अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक नॉर्मल किसी स्टूडेंट से, या मैं बात करता हूं या किसी इस तरह के बुद्धिजीवी से, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब वो केवल आर्थिक टर्म में ही देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था को खोला गया, अर्थव्यवस्था को खोलने से यह हुआ, इस तरह से दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ रही है। तो एक तरह से आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक थैली के चट्टे पट्टे हैं। थैली के चट्टे पट्टे इसलिए, भूमंडलीकरण का मतलब है कि दुनिया अब एक दूसरे से इंटीग्रेट हो गई। तो किन कारणों से इंटीग्रेट हुई? तो इकोनॉमी के कारण से हुई। मतलब ईमानदारी के साथ बाकी चीजों का एकीकरण नहीं किया गया। जैसे आर्थिक एकीकरण पर बल दिया गया और खूब प्रचार किया गया कि हम भूमंडलीकरण के एरा में पहुंच गए। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी आई, 1990 के दशक में उभर कर आई, जिसमें आपको 1990 के दशक में ही जो सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो सैटेलाइट टीवी का विकास हुआ, आप इंटरनेट का विकास हुआ, डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम का विकास हुआ, डीडीएस। तो इन सब का प्रभाव पड़ा, जिसको कहते हैं सूचना क्रांति हुई। तो सूचना क्रांति होने से यह बात सही है कि दुनिया भर में लोगों के बीच इंटीग्रेशन बढ़ा। लेकिन उस इंटीग्रेशन को जिन देशों और जिन सरकारों ने बढ़ाया, उसके पीछे मोटिव आर्थिक था। लेकिन अगर उन्हीं से आप पूछिए क्या ये राजनीतिक भूमंडलीकरण है, तो कभी नहीं। राजनीतिक भूमंडलीकरण तब होता जब एक दुनिया मिलाकर एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाती। ऐसा तो संभव नहीं हुआ। हम आप पूछें कि भाई क्या ये सोशल ग्लोबलाइजेशन है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे अपने यहाँ हमारे वर्कर्स को आने में मनाही करते हो, उसमें आप इतनी तरह की बंदिशें लगाते हो, तो फिर कैसे होगा? कैसे ये ग्लोबलाइजेशन सोशल ग्लोबलाइजेशन होगा? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में आप हमारा तो कुछ लेते नहीं हो, आप अपने वाले जो वेस्टर्न विचार हो पूरे दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हो। तो आप एक तरह से कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आप कल्चरल सोविनिज्म या कल्चरल सुप्रीमेसी, यानी सांस्कृतिक सर्वोच्चता या फिर सांस्कृतिक दादागिरी स्थापित करने की कोशिश करते हो। तो ये ग्लोबलाइजेशन तो एक तरह से फारसी है, ये मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र का ग्लोबलाइजेशन है। खैर, ये तो अलग चीज है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसे धार्मिक पुनरुत्थान को कैसे प्रोत्साहन मिला। तो मतलब आर्थिक उदारीकरण में क्या हुआ कि आप उसके पहले थोड़ा सा इकोनॉमी का परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। आप कैपिटलिज्म पूंजीवाद पर जो मैंने लेक्चर दिया है, या कई लेक्चर है पीछे, आप मेरा पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज पर चले जाइए और उसमें आप लेक्चर को बड़ी शिद्दत के साथ देखिए। आपको बहुत सारी गुत्थियां जीवन की और इस इंडिया की और
वर्ल्ड की सुलझ जाएगी। तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि पहले एक समय ऐसा आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो दुनिया में जो अर्थव्यवस्था कायम हुई थी उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का जोर था, और जो तृतीय विश्व के देश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने अपने यहाँ एक लागू कर ली थी पद्धति, उसको इकोनॉमिक, उसको आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट इकोनॉमी का नाम दिया जाता है। डेवलपमेंट इकोनॉमी में क्या होता था कि सरकार जो कमजोर वर्ग है उसकी सुरक्षा का प्रबंध करती थी, सरकार प्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमी को बढ़ाने में हिस्सा लेती थी, जो वीकर सेक्शन था उसको सब्सिडीज देती थी, कमजोर वर्गों को राज्य सहायता देती थी, उनके जीवन में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी क्षेत्रों में सरकार की ओर से संरक्षण मिलता था। अब जब आर्थिक उदारीकरण आया तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब ही हुआ कि आप अपनी इकोनॉमी को फ्री करिए, राज्य के नियंत्रण से मुक्त करिए और उसको बाजार की शक्तियों के ऊपर छोड़िए। मतलब मार्केट फोर्सेस उसका केयर लेगा और वो अपने बाजार की शक्तियों के अनुसार चलेगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बंद होना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, अब आप ही लोग बताएंगे, ये सब पहलू होता है लोग पुस्तकों में, जो या तो इंटेलेक्चुअल्स बड़े बड़े हैं वो अच्छे ढंग से समझते हैं, या फिर इसके एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं। जो कॉमन पीपल होते हैं वो कॉमन पीपल में इतनी गुत्थियां समझ में नहीं आ पाती है कि भाई पहले जो डिरजिस्टेड था या डेवलपमेंट इकोनॉमी था, लिबरलाइजेशन आया तो उसमें किन किन क्षेत्रों में चेंजेज हुआ, तो ये विजन की क्लैरिटी नहीं होती है। अब मेरे साथ क्या है कि जो मैं आपको लेक्चर देता हूं उसमें मेरा उद्देश्य होता है बेसिकली आपको थिंकिंग क्रिएचर बनना। ये कोई क्लास लेक्चर नहीं होता है, क्योंकि क्लास लेक्चर में तो चलें हम एक एक टॉपिक को बेसिक से उठाते हैं और फिर डिटेल्स में उसको करते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमको कोई ऐसा लेक्चर बनाना पड़ता है जो आप को एक इंटीग्रेटेड व्यू दे, ताकि आप अपने प्रयास से उन चीज़ों को धीरे धीरे पार्ट पार्ट में पढ़कर उसको समाप्त कर लें। तो मैंने जो यह बात बताई उसमें जो पहले उनको इकोनॉमिक सुरक्षा थी, जो उनको सब्सिडीज मिलती थी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के नाम पर कहा गया कि नहीं, मार्केट फोर्सेस ही काम करेंगे। इन सारे सुरक्षा जाल को हटाइए और सरकार को कहा गया कि अब आप नाइट मैच वॉचमैन की भूमिका निभाइए और इकोनॉमी को बाजार की शक्तियों के आधार पर चलने दीजिए। परिणाम हुआ कि जो लोग अब तक सुरक्षा पा रहे थे उनकी सुरक्षा टूट गई, सुरक्षा टूट गई। अब समझ सकते हो, अब वो असुरक्षित महसूस करने लगे। ये नंबर वन हुआ। नंबर दो, सूचना प्रौद्योगिकी आई, तो सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे पुराने सामाजिक ढांचे को हिलाया, नंबर टू। और नंबर थर्ड कि जो भूमंडलीकरण आया, तो भूमंडलीकरण का मतलब है कि एक तो देखो, एक तो आंतरिक माइग्रेशन भी हो रहा है, जैसे गांव से नगर में हो रहा है, एक नगर से सिटी में हो रहा, और दूसरा एक देश से दूसरे देश में हो रहा। ये जो माइग्रेशन हो रहा, जो प्रवर्जन हो रहा, उसमें जो लोग नए नए परिवेश में आते हैं, तो एक तो आर्थिक सुरक्षा टूट गई, दूसरी है कि एक एलियन सोसाइटी में से कन्फ्रंटेशन हुआ, उनसे सामना हुआ। इन सभी का सामना होने से एक महत्वपूर्ण चीज हो गई, और वो महत्वपूर्ण चीज थी कि लोगों ने अब यह पाना शुरू कर दिया कि हम अपनी जड़ से कटे हुए हैं। मुझे लगा कि हम अपनी जड़ से उखड़ गए। मतलब आपको किसी एलियन लैंड पर पहुंचा दिया जाए, आपका कोई सुरक्षा देने वाला नहीं, क्योंकि बिरादरी, एक हम लोगों में क्या था, एक बिरादरी की भावना थी। वो बिरादरी की भावना कमजोर पड़ गई, ना तो बिरादरी सुरक्षा दे रही, ना सरकार सुरक्षा दे रही। अब हम किसकी शरण में जाएं? तो धर्म और धर्मगुरु की संरक्षण में जाना पड़े। अब वही हमें संरक्षण दे सकता है, तो कहीं ना कहीं धर्म हमें संरक्षण दे सकता है। तो यह भी धार्मिक उत्थान को प्रोत्साहन दिया कि आखिर हमें सुरक्षा कौन दे। एक और मुद्दा है, जो मुद्दा पीछे थोड़ा सा छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो अभी मुद्दे को कर ही रहे हैं, तो उसमें नहीं है। ये थोड़ा सा 1990 से पहले ही आपको ले चलना चाहूंगा। एक थी कोल्ड वॉर की परिस्थितियां, शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर। तो शीत युद्ध में तो आप लोग जानते ही हो कि दो ब्लॉक्स थे, एक तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक था। ये दोनों शीत युद्ध से जुड़े हुए थे। तो अब उसमें शीत युद्ध के काल में तुम देखोगे कि चूंकि जिस समय हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और शीत युद्ध शुरू हुआ, उसी समय दुनिया को पहली बार हाइड्रोकार्बन का महत्व पता चला। हाइड्रोकार्बन का महत्व तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो गया था, लेकिन हाइड्रोकार्बन के प्रति प्यास बढ़ी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इधर तो तृतीय विश्व के देश, मतलब जो पुराने कॉलोनी थे वो भी स्वतंत्र हो चुके थे। वे जो पुराने कॉलोनीज थे वो भी अपना डेवलपमेंट काम कर रहे थे, वो भी अपने यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे, उद्योगों की स्थापना कर रहे थे, अपने यहाँ औद्योगिकरण कर रहे थे। उधर जो पश्चिमी देश थे वो भी अपनी औद्योगिकरण की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रहे थे, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
तो अब सभी को एनर्जी की जरूरत है, सभी को ऊर्जा की जरूरत है, और हाइड्रोकार्बन सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ जब से, अब कह सकते हो कि इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार हुआ। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का महत्व काफी बढ़ गया। तो वो जो सबसे बड़ा सुपर पावर जो स्वयं यूएसए था, तो चूंकि रशिया को इतना इसलिए बल नहीं था क्योंकि रूस का स्वयं भी वो बहुत हद तक सेल्फ रिलायंट था। हालांकि अमेरिका भी सेल्फ रिलायंट था, लेकिन अमेरिका की कोशिश यह थी कि पहले हम दुनिया की ऊर्जा को समाप्त कर लें, तब अपने भंडार में हाथ लगाएं। यही उसकी कोशिश थी, उसकी चालाक प्रयास था। तो अमेरिका ने दुनिया की जो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम का उसको सोर्स लगा, अरब कंट्रीज और पश्चिम एशिया, तो उसने अरब रीजन और पश्चिम एशिया में अमेरिका के द्वारा यानी यूएसए ने उनके ऑयल के सोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो मैं आपको बताना चाहता कि देखिए, मैंने एक लेक्चर में, आपको याद होगा कि कश्मीर फाइल्स में भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि इस्लाम के साथ एक चुनौती शुरू से रही है कि इस्लाम है तो सभी रिलीजन, तो उसमें भी तो फंडामेंटल्स ही तो ह्यूमनिस्टिक ही है, लेकिन जो इस्लाम है उसमें एक, चूंकि जिस परिस्थिति में इस्लाम का उद्भव हुआ अरब क्षेत्र में, उसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, वहां पर उनमें थोड़ा सा कल्चर ऑफ वायलेंस था। कल्चर ऑफ वायलेंस उसमें इंश्राइंड था, उसमें कोई शक नहीं है कि कल्चर ऑफ वायलेंस उसमें इंश्राइंड था। लेकिन दूसरी बात या दूसरा मुद्दा इसमें यह आ गया कि जिस समय अमेरिका उनके दरवाजे पर पहुंचा, वहां पर अमेरिका ने अपनी पिट्ठू सरकारें बना ली। सऊदी अरेबिया से लेकर मिस्र तक हर जगह अपनी पिट्ठू सरकारें। हालांकि मिस्र में पेट्रोलियम भंडार नहीं था, लेकिन मिस्र को में उसका कहीं ना कहीं सामरिक महत्व था शीत युद्ध में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उसने मिस्र में भी अपना पक्षधर सरकार बना ली। अनवर सादात को उसने पहले इस्टेब्लिश किया, वहाँ कैंप डेविड समझौता करवाया, फिर उसके बाद होस्नी मुबारक उसके क्लाइंट थे। तो मतलब यह हुआ, उधर सऊदी अरेबिया में जो वहाँ का मोनार्क है उसको उसने संरक्षण दिया। इस कारण से क्या हुआ कि अरब कंट्रीज में पहले से ही एक बेचैनी हो रही थी कि अमेरिकी लोग और ये पश्चिम के पूंजीवादी देश हमारा शोषण कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ईरान एक अलग, पश्चिम एशिया का एक देश ईरान, जो अपने पेट्रोलियम भंडार को पश्चिम से मुक्त करना चाहा। उसमें मोसादेक की सरकार ने प्रयास किया और उसने कहीं ना कहीं ब्रिटेन को अपने यहाँ से खदेड़ दिया, और जो एंग्लो ईरानी कंपनी थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1953 में। तो अमेरिका आगे बढ़कर उसकी सरकार को 1951 में कर दिया, सॉरी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरह से ब्रिटेन के साइड से उसने जाकर और ईरान में मोसादेक की गवर्नमेंट को गिरा दिया और अपने पिट्ठू सरकार रजा साहब पहलवी के नेतृत्व में स्थापित कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता कि यह काम पश्चिमी देशों ने क्यों छेड़ा, इस्लामी जगत में जाके उनको क्यों छेड़ा। जैसे देखिए, होना ये चाहिए था कि इस्लाम में कल्चर ऑफ वायलेंस ज्यादा था। क्रिश्चियनिटी भी कभी बहुत सारे वॉर लड़े थे, बहुत खून खराबे हुए थे, परंतु वहां पर पुनर्जागरण आया, प्रबोधन आया और वह अपने बदलाव की दिशा में चला गया। अब कहोगे तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों अब्राहमी सेक्ट है, दोनों अब्राहमी परंपरा से है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जैसे क्रिश्चियनिटी में ये क्या हुआ कि वहां पर जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल या रिलीजियस पावर, ये दोनों दो निकायों में बटा रहा था। जैसे धर्म का प्रधान पोप था और राजनीतिक प्रधान मोनार्क होता था। इस्लाम में यह बात नहीं थी। इस्लाम में क्या था, धर्म पहले था और राज्य और समाज बाद में था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने अपने ही व्यक्तित्व में राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति दोनों एकत्रित कर ली थी। तो इन दोनों को एकत्रित करने से इस्लाम थोड़ा सा ज्यादा डॉगमेटिक हो गया। और फिर उसमें पहले धर्म है, तो अगर आप इस्लाम कबूल करते हो तो आप इस्लामी धर्म, इस्लामी समाज का हिस्सा बन जाते हो। और इस्लाम का नारा ही था, एक धर्म, एक जाति, एक राज्य और एक ग्रंथ। तो एक राज्य इस्लामी राज्य, एक ग्रंथ कुरान, एक धर्म इस्लाम और एक जाति मुसलमान। तो ये जो उनका नारा था, तो उस लिहाजन वहां पर रूढ़िवादिता थोड़ी ज्यादा थी। अब वहां बदलाव लाने की जरूरत थी। तो पश्चिम देशों का जब आधुनिकीकरण हो रहा था, तो इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हम थोड़ा अपने स्तर से वहां भी बदलाव लाएं, हेल्प करना चाहिए था उनको मॉडर्नाइज करने में। लेकिन अरब कंट्री और पश्चिम एशिया को जानबूझ के उन्होंने यहाँ पर अपने तानाशाही सरकार को स्थापित करके बदलाव को अपने स्वार्थ के लिए रोका, उनके पेट्रोलियम भंडार को लूटा। तो वही जो पेट्रोलियम भंडार को लूटा, तो अब उसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे एक जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट होता है,
तो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षित है या उसकी बौद्धिक दृष्टि विकसित है, तो वह आधुनिक विचारों के आधार पर प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन अगर एक परंपरावादी समाज है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का तरीका धर्म होगा। तो आप देखोगे चाहे वो बहावी हो या सलाफी हो, इन दोनों ने प्रोटेस्ट करने का तरीका धर्म को बनाया और धार्मिक अपसर्ज हुआ। और एक धार्मिक अपसर्ज यहाँ दो घटना में बताऊंगा। एक घटना हो ईरान, यानी ईरान में खुमैनी नामक एक क्लरिकल हुआ, मैं किसी लेक्चर में आपको कहा होगा। उस खुमैनी ने वहां पर 1979 में एक इस्लामिक क्रांति लाया और इस्लामिक क्रांति लाकर उसने वहां पर रजा शाह पहलवी की सरकार को वहां से निष्कासित करके और तब वही धार्मिक कट्टरता पर आधारित अपनी सरकार उसने स्थापित कर ली। तो 1979 की ईरानी क्रांति ने एक तरह से बहुत बड़ा एक रिलीजियस रूढ़िवाद को पश्चिम एशिया में प्रोत्साहन दिया। और तभी एक घटना और भी हो गई, और उसी के पड़ोस में आप देखोगे सऊदी अरेबिया में पहले जो किंग थे वो अमेरिकन समर्थन से टिके हुए थे और कहीं ना कहीं उन पर पश्चिम का प्रभाव पड़ रहा था। तो वहाँ का जो बहावी एलिमेंट है वो उसने प्रतिक्रिया दिखाई और 1979 में एक घटना हुई जिस पर बहुत कम लोग नोटिस कर रहे होंगे। उस घटना में एक बार जो परंपरावादी एलिमेंट्स, जो बहावी एलिमेंट्स थे, उन्होंने मक्का पर कब्जा कर लिया और 6 महीने तक कब्जा बनाए रखा। अंत में वहां पर एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद मक्का को, इस घटना के 6 महीने के बाद, इस घटना के 6 महीने के बाद फिर देखेंगे कि मक्का पर कब्जा करने की घटना आई और एक लंबे समय तक वहां पर दिन और महीने में काउंट करना तो मुश्किल, एक लंबे समय तक उस पर नियंत्रण बनाए रखा। अंत में सऊदी अरेबिया की सरकार ने एक वॉर लड़के और तो उस मक्का को स्वतंत्र किया। ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसने इस्लामी जगत में रूढ़िवाद को जन्म दिया। ये तो पश्चिमी देशों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अब दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कोल्ड वॉर के समय ये हुआ सोवियत रशिया का, जो सोवियत रूस है। ये सोवियत रशिया का हाल देखिए। ये सभी आप लोगों को पता होगा कि 1979 में इसकी सेना, चूंकि आजकल तो अफगानिस्तान पर काफी चर्चा हो रही है, तो आप सभी को पता है कि सोवियत रूस किस प्रकार से अफगानिस्तान से पिटकर वापस लौट गया था। और वही हुआ 1979 में, जो सोवियत रूस की सेना है वो अफगानिस्तान में घुस गई। अफगानिस्तान में जिस समय वो सेना घुसी, बस पश्चिमी देश वहां चले गए। मामला कोल्ड वॉर का था। अब देखिए, ये यूएसए ने जो काम किया वो दो धारी तलवार सिद्ध हुई। यूएसए ने जानबूझकर वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया। कहा जाता है उसके कोई एक मिलिट्री एडवाइजर थे जिसका नाम था ब्रिजेनिस्की। वो खैबर दर्रे पर खड़ा होकर एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में उसने गन लेकर, यानी AK-56 राइफल, और उसने घोषित किया ये दोनों आपको आज़ादी देंगे। परिणाम हुआ इस्लामिक फंडामेंटल, दुनिया भर के फंडामेंटलिस्ट आकर अफगानिस्तान में लड़ने लगे। तो ये जो धारा है, ये धारा ने फिर यहाँ इस्लामिक जगत में पुनरुत्थान को बल दिया। तो क्रिश्चियनिटी के जगत में भी हो रही है, इस्लामी जगत में सबसे ज़्यादा। और अब इस पहलू पर जो अब जो मैंने 1990s में कहा, जो 1990 के दशक में जो भूमंडलीकरण ने लाया है, एक बार फिर हम पलट के पीछे जाते हैं, जो आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने लाया वो पूरी दुनिया में लाया, क्रिश्चियन जगत में लाया, एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में लाया। आप इंडिया को ही देखिए, इंडिया में उसी समय अब आप देखेंगे कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे ने जोर पकड़ा। और फिर चूंकि यहाँ पर जो युवा वर्ग थे दिशाहीन थे और कोई रास्ता समझ में नहीं आता। एक तरफ ये 1990s का दशक बड़ा चैलेंजिंग दशक है इंडिया के लिए, क्योंकि 3M उस समय आया, मंडल, मंदिर और मार्केट आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहा था, मंडल और मंडल आरक्षण की बात कर रहा था, और मंदिर अयोध्या वाले इश्यू को उठा रहा था। तो तीनों वहां पर आकर इंडिया में मर्ज कर गया और पूरी दुनिया में कोई ना कोई रूप में उसमें धार्मिक अपसर्ज हुआ। और यह आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने लोगों में जो असुरक्षा की भावना दी, वह धर्म की तरफ लोगों को नेचुरली आकर्षित किया। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें जो एक चीज आकर जुड़ती है, सभी कुछ तो अपनी पराकाष्ठा पर थी ही, धार्मिक उन्माद एक तरह से बढ़ ही रहा था, और उसी क्रम में आ गई इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन 1990s का। और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और सोशल मीडिया यानी सूचना आंदोलन
हाँ, एक चीज और, एक मुद्दा मैं आपको अगर नहीं कहूं तो शायद आपका ये काम अधूरा रहे। सो जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द वन मुद्दा। एक चीज तो आपने देख ही लिया, सोवियत रशिया, 1979, अफगानिस्तान। अब एक दूसरे मुद्दे की तरफ ले चलूंगा, वह है कि 1990s में, थोड़ा हिंदी में इसको लिख देता हूं, समाजवादी व्यवस्था के विघटन के पश्चात दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उद्भव। दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उद्भव 1990 के दशक में, यानी अगर आपको कहोगे तो इसको मैं दशक में लिख दूंगा। 1990 के दशक में, मतलब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब देखिए एक पार्टी होती है, इसको कहते हो आप सेंटरिस्ट पार्टी। ये सेंटरिस्ट पार्टी क्या होती है, जस्ट 1 मिनट। एक होती है सेंटरिस्ट पार्टी। ये सेंटरिस्ट पार्टी क्या होती है, तो ये होती है एक मध्य स्तरीय या मध्य स्तर वाली पार्टी, सेंट्रलिस्ट पार्टी। यह पार्टी पर पहले हमला हुआ था लेफ्टिस्टों का। लेफ्टिस्ट किसको बोलते हैं, वामपंथी, वही उग्र समाजवादी जो विचारधारा है, जिसको मैंने कहा कि रेडिकल सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, या उसी के लिए मार्क्सिस्ट टर्म भी लाएंगे, मार्क्सिस्ट। तो लेफ्टिस्ट भी आप कर सकते हो, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट भी कर सकते हो। जो लेफ्टिस्ट विचारधारा आई, वो लेफ्टिस्ट विचारधारा पहले हावी रही और दुनिया को अपने ढंग से, जो सेंटरिस्ट पार्टी थी, जो मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो न दक्षिण पंथ की तरफ जा रही थी न वाम पंथ की तरफ, वैसी पार्टी, या तो कुछ जो कैपिटलिस्ट कंट्री में जिसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं उसको सेंटरिस्ट पार्टी कहिए, और जो लेफ्टिस्ट पार्टी, और लेफ्टिस्ट पार्टी ने पहले उनको चुनौती दी थी। लेकिन लेफ्टिस्ट सफल ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि कैपिटलिस्ट ने अपने आप को बचा लिया, पूंजीवादियों ने, और उनका सबसे बड़ा हथकंडा था उनकी आर्थिक सफलता, जिस कारण से बचा लिया। अब क्या हुआ कि समाजवादी ढांचा जब टूटा, लोगों के जीवन में असुरक्षा आई, लोग अपने जड़ से उखड़े हुए पाए गए, तो अब क्या हुआ कि इधर धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। उसी के साथ एक नई उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा आने लगी, जिसको आप दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी आप कह सकते हो, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसने उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया और सपोर्ट लिया परंपरा और धर्म से। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्टिस्ट सपोर्ट लेते थे, और लेफ्टिस्ट अगर पावर को सेंट्रलाइज करने की बात करते थे, जो वामपंथी थे वो शक्ति के और प्रभाव को बढ़ाते थे, तो उनका नारा था कि हम दुनिया में गरीबी दूर करेंगे, दुनिया में हम निर्धनों के आंखों के आंसू पोंछेंगे, हम उन्हें रोटी देंगे, हर घर तक रोटी पहुंचाएंगे, शिक्षा पहुंचाएंगे। तो उनका इस तरह का दावा होता था। लेकिन अब जो उनका जो पतन हुआ, तो उनकी प्रतिक्रिया में आए, तो उनके पास क्या एजेंडा था? उनके पास ऐसा एजेंडा था, वो भी कुछ आर्थिक विकास की बात करते, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा एजेंडा था, जो पब्लिक को अपनी तरफ वो आकर्षित कर सकते थे, वह उनका एजेंडा था, वह था कि भाई हम राष्ट्र के गौरव और सम्मान को वापस करेंगे। कोई नई बात नहीं, इतिहास में इस तरह की बात पीछे भी हो चुकी है, 1930 के दशक में भी हो चुकी है। हम राष्ट्र के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे, हम अपनी परंपरा को फिर स्थापित करेंगे, हम लोगों के धार्मिक मनोभाव को सुरक्षा देंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं 3 चीज, राष्ट्रवाद, परंपरा और धर्म की सुरक्षा, इसके नाम पर वर्ल्ड वाइड दुनिया में उनकी प्रसिद्धि होने लगी, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। और यह क्रम आया 1990 के दशक में, और ये 1990 के दशक में आया, और तभी आपका 2000 के बाद, जिसको मिलेनियम कहते हो, ये मिलेनियम ईयर, जो मिलेनियम था, ये मिलेनियम ईयर के बाद, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 के दशक में जो लोग पैदा हुए 1990 के दशक में, उनकी उम्र है 26-27 वर्ष, 26-27 ईयर्स। और जो
2000 ईस्वी में पैदा हुआ, उसके बाद पैदा हुए, वो 2021 ईयर्स में चल रहे हैं। यही है भारत के यूथ, यही है भारत की शक्ति। लेकिन जब से उन्होंने आंखें खोली, पूरी दुनिया में देखा राष्ट्रवाद, परंपरावाद, धर्म। मुझे आश्चर्य है, मैंने अपने कई स्टूडेंट से जब बात की तो आई वाज सरप्राइज कि उनको इससे पहले की दुनिया पता ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, पीछे जो लोग भी थे उन्होंने गलतियां की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं लेफ्टिज्म के नाम पर, मतलब नई पीढ़ी में एक शब्द आता है, तो नई पीढ़ी का जब प्राय मैं बातचीत करता हूं तो मुझे जिज्ञासा भी होती है। जिज्ञासा इसलिए होती है कि इसी पीढ़ी से उम्मीद है कि दुनिया में बदलाव आएगा, और वास्तव में पीढ़ी तो उन्हीं की है, क्योंकि जो आउटगोइंग पीढ़ी है वो कई मोर्चे पर विफल हो चुके हैं। तो अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनको सफल होने की कामना हम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की सफलता पर हम सभी का भविष्य निर्भर है। लेकिन इन पीढ़ी को पीछे पता, उनको लग रहा था कि पीछे जिन्होंने भी रूल किया है वो सब गलत लोग थे और अब सही लोग आए हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि ये पीढ़ी, 2-3 बातें हुई, अब इसमें लास्ट में जोड़ूंगा तो ये लास्ट वाला मेरा हो जाएगा। इस जितने प्रकरण हो रहे हैं उस प्रकरण में मैंने आपको बताया कि एक टर्म मैंने दिया है कि इस पूरे प्रकरण में एक जो महत्वपूर्ण चीज हो रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है सूचना क्रांति। मतलब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इस पूरे प्रकरण में जो एक चीज आ रही है वह है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, सूचना क्रांति, सूचना क्रांति एंड सोशल मीडिया। तो अब एक नया वेपन ये हो गया। तो इसमें होना यह है कि जो दक्षिणपंथी, जो परंपरावाद है, जैसे अगर हम आज सेकुलर विचार की बात करें तो हमें ऑडियंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम धर्म की बात करें तो चारों तरफ ऑडियंस ही ऑडियंस खड़े हो जाएंगे। तो ये जो नई सोशल मीडिया आई उसमें जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसको दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद बोलते हो पूरी दुनिया में, तो ये उग्र दक्षिणपंथी विचारधारा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अब मैं देखो जो बाइडेन की बात नहीं करता, जो बाइडेन को तो मैं एक फेलियर प्रेसिडेंट ही मानता हूं। हम 2 प्रेसिडेंट को सामने रखते हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा बराक ओबामा। इन दोनों का कंपेयर करके देखिए किसको ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार नहीं थे। इन द होल अमेरिकन हिस्ट्री यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट I could not find anywhere during any period of Indian history, sorry, American history or the world history, that American democracy could have been in such a difficult situation or in such a jeopardy. अमेरिकन प्रजातंत्र कभी इतना बड़ा संकट में आया हो कि भाई कोई प्रेसिडेंट हार गया है और पब्लिक है, वो पब्लिक ने एक तरह से असेंबली और जो ग्रेट टेम्पल ऑफ किसी कंट्री का होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, उस पर चढ़कर खड़ा होकर वो नारा दे रहे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही हमारे प्रेसिडेंट होंगे। अब यह जो सिचुएशन आया, उस तरह का कमोशन, इस तरह के अंधभक्त तो ट्रंप के हो सकते हैं, बराक ओबामा के नहीं हो सकते हैं। और यह जो दुनिया में चीजें आई है, यही बहुत डराने वाली आई है। अब जो सोशल मीडिया उसने रही सही कसर पूरा कर दी। इसके लिए एक टर्म आपको मिलेगा, वह है पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, ये आज का समाज है उसको पोस्ट ट्रूथ एरा में पहुंच गया है। पोस्ट ट्रूथ का मतलब होता है कि एक समय था कि हम लोग कहते थे ट्रूथ का ये एविडेंस है और अनट्रूथ का ये एविडेंस है। जैसे कोई अगर पूछे कि भाई आप सत्य हो या आप गलत हो, तो उसमें क्वेश्चन किया जाता है। जो सबसे अहम चीज होती है वह चीज होती है एविडेंस क्या है, व्हाट इज द एविडेंस, ट्रूथ क्या है, जो आप बोल रहे हैं उसमें ट्रूथ क्या है, उसका एविडेंस क्या है, आपके पास साक्ष्य क्या है, साक्ष्य दिखाइए। पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में साक्ष्य नहीं देखा जाता, केवल हाइपोथेसिस दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाइपोथेसिस डाले, उसको पोस्ट कर दिया, अब जो जो देख रहे हैं वो उसी को सत्य मान रहे हैं। तो ट्रूथ और अनट्रूथ के बीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो गया। दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। तो हम लोग कहां पहुंच गए? पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में। अब यह जो उग्र दक्षिणपंथी विचारधारा जो सोशल मीडिया के साथ मिला इस पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में, तो जंगल के आग की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है।
21 वर्ष से 26 वर्ष की उम्र वाले वो बच्चे जो 1990 और 2000 के उपज रहे हैं, वो आज के यूथ उसी पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और बिना एविडेंस को सर्च किए हुए मान रहे हैं। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाने में हमें कई कई समस्याएं आती है। जो बच्चे जब स्लीप भेजते हैं तो कई बार मन टॉर्मेंटेड हो जाता है, कई बार इरिटेशन भी आता है। तो मैं अपने आप को रोकता हूं कि नहीं, इनकी क्या गलती है, ये तो जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो दुनिया इनके सामने, जो जब से आंखें इन्होंने खोली तब से दुनिया को ऐसा ही देखा। और पुस्तक अध्ययन की परंपरा समाप्त होती जा रही है। अब यूट्यूबर्स हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप देखते हैं कि आजकल क्या सिचुएशन होता है। तो यूट्यूब ही उनके सोर्स ऑफ नॉलेज है। और उसमें क्या है कि इस तरह के या पोस्ट होते हैं या फेसबुक होते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर हूँ नहीं तो उसकी बहुत सारी सच्चाई मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानबूझकर ही नहीं हूँ। लेकिन वह जैसे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे उनको अब इंफॉर्मेशन के सोर्स मिलते हैं। तो देयर सो मेनी ट्विटर, मतलब सो मेनी इंफॉर्मेशन से। अब तो ट्विटर तो ले लिया उन्होंने, एलन मस्क ने, तो आप देखोगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े बिग टाइकून से उन्होंने मीडिया पर कब्जा किया है। सोशल मीडिया पर भी अब धीरे धीरे नियंत्रण होना शुरू हो चुका है। ये जो रिलीजन है, रिलीजन एक नया गोस्पेल बन गया, परंपरा एक नया गोस्पेल बन गया। तो आज चाशनी, तीन चीजों की चाशनी बनी हुई है, राइटिस्ट नेशनलिज्म, रिलीजन एंड ट्रेडिशनलिज्म। ये तीनों आपस में मिल चुके हैं और ये पूरे विश्व में अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। नई पीढ़ी उस विचारों का वाहक है। अब जो पुराने इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उन इंटेलेक्चुअल्स की बात करता हूं कि जिनकी विफलता के कारण आज दुनिया में ये स्थिति आई है। इसलिए कि मैंने जैसे संजय बरू की एक पुस्तक पढ़ी थी कि इंडियन एलिट पर था, और उसी प्रकार से मैंने कई इस तरह के बुक्स पढ़े हैं जिसमें जो पुराने हमारे जो एलिट थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका फेलियर बताता है। उनका फेलियर यह रहा कि उनके विचार प्रोग्रेसिव थे, लेकिन दो जगहों पर उन्हें गलती की। एक, रिलीजन के महत्व को समझा नहीं। आज रिलीजन की तरफ लोग लौट रहे हैं और जो दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद है उन लोग के इसी कमजोर नस को पकड़ रहे हैं। इसकी वजह, इसका फेलियर उन तथाकथित सेकुलरिस्ट का है, जिस सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने रिलीजन को तिरस्कार किया। उनको तिरस्कार करना चाहिए था कर्मकांड को, उनको रिलीजन का एक प्रोग्रेसिव वर्जन लेके आना चाहिए था, लोगों तक उस रिलीजन को पहुंचाना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसका एक रिलीजन को ही उन्होंने दरकिनार कर दिया, उसी को तिरस्कार कर दिया कि रिलीजन ही लोगों के शोषण का कारण है। रिलीजन शोषण का कारण नहीं था। शोषण का कारण था फॉर्मलिज्म यानी कर्मकांड। शोषण का कारण था रिचुअलिज्म, अनुष्ठानवाद, जो जो कहीं ना कहीं जाके एक, जिसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आप कहते हो। लेकिन जो मन का भाव रिलीजन है वो तो लोगों को तोष और सांत्वना देता है। तो इनको रिलीजन का प्रोग्रेसिव वर्जन लेके आना चाहिए था, इन्होंने रिलीजन को ही दरकिनार कर दिया। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने रिलीजन को अफीम का नाम देकर दबाना चाहा, लेकिन वह स्वयं दब गए और रिलीजन को नहीं दबा पाए। और अंत में वे लोग आए जिनको रिलीजन से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन रिलीजन उनकी ताकत है, क्योंकि वही रिलीजन लोगों के मन को मोहता है। रिलीजन, परंपरा और राष्ट्रवाद, इन तीनों की चाशनी बनाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रभाव क्षेत्र बना रहे हैं। हर देश में इस तरह के पार्टियां बन रही हैं और वो पार्टी एक तरह से पूरी दुनिया को लीड कर रही है। अब इन युवाओं को तक तक जो पहुंचना और पहुंचाने का काम जिन सेकुलरिस्ट एलिमेंट को करना चाहिए था वो ऑलरेडी फेल कर चुके हैं। तो मैं कोई डूम शेयर नहीं हूं, मैं मानता हूं गुड सेंस प्रिवेल करेगा, क्योंकि हर बार इतिहास में ऐसा होता है। हम तो इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो इतिहास के स्टूडेंट कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं हो सकते, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो इतिहास में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चेंज आते हैं, और उस चेंज का स्वागत भी होता है। क्योंकि आप जानते हो कि हम अगर इतिहास में जाते हैं तो पत्थर तोड़ते हुए मानव से लेकर आज तक के विकास को देखते हैं तो कितने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। ये चेंज भी, ये सिचुएशन भी चेंज होगा, फिर धीरे धीरे एक नए तरह का काउंटर रिएक्शन होगा और स्थिति सुधर जाएगी। तो खैर इतना ही मैं आज कहना चाहूँगा, और आप लोगों से वार्ता करके मुझे भी एक बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, और विशेषकर उन युवाओं से जो अभी 26 ईयर्स और 30 ईयर्स के हैं और जो दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम बस एक ही कहेंगे कि आप समग्र पिक्चर को देखिए, और केवल आपका इतिहास 26 वर्ष या 21 वर्ष का नहीं है।
आपका इतिहास एक लंबा इतिहास है। आप 19वीं सेंचुरी के बदलाव को समझिए, 20वीं सेंचुरी के बदलाव को समझिए, फिर 21st सेंचुरी के बदलाव को समझिए। तो आज इतना ही, मैं यही रुकता हूँ, फिर दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा और उम्मीद रखिए कि वो लेक्चर भी सार्थक होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।